नमस्कार, रात के 9 बजे हैं और खोज खबर में आपका स्वागत है। अगले 1 घंटे में हम आपको दिखाएंगे कि पिछले 24 घंटे में देश और दुनिया में कौन कौन सी वो घटनाएं हैं जो सुर्खियां बनी। साथ ही साथ 9:30 बजे हम आपको बताएंगे कि खबरों के पीछे से हम कश्मीर के बारे में क्या खोज कर लाए हैं। हम खोज कर लाए हैं कि कश्मीर के गद्दारों को अब सावधान हो जाना चाहिए। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं बताएंगे 9:30 बजे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं अभी तक की हेडलाइंस। महाराष्ट्र के कांकवली में कांग्रेस विधायक नीतीश राणे और उनके 2 समर्थक गिरफ्तार। इंजीनियर पर कीचड़ फेंकने के मामले में केस दर्ज। बीजेपी के बैटमार विधायक आकाश विजयवर्गीय को कारण बताओ नोटिस। अधिकारी से मारपीट मामले में पार्टी ने मांगा जवाब। पश्चिम बंगाल के हुगली में पुलिस और लोगों के बीच झड़प। जय श्री राम का नारा लगा रहे थे लोग। कुलभूषण जाधव पर इस महीने आ सकता है फैसला। आईसीजे में जुलाई के आखिरी में होनी है सुनवाई। दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश। उमस भरी गर्मी से मिली थोड़ी राहत। कई इलाकों में सड़कों पर पानी भरने से लोगों को झेलनी पड़ी मुसीबत। आधे हिंदुस्तान पर बारिश कहर बनकर टूटी है। शहर के शहर, गांव के गांव पानी के आगे बेबस हैं। मुंबई से सटे भिवंडी में 4 दिनों की लगातार बारिश ने जिंदगी को मानो घरों में कैद करके रख दिया है। सबसे पहले उसी की तस्वीर देखते हैं। ना घर से निकल सकते हैं, ना घर में रह सकते हैं। भिवंडी में जिंदगी यूं ही लाचार है। बारिश के पानी ने मुसीबत बढ़ा दी है। सबसे ज्यादा बुरे हालात हैं शेलार में, जहां कई घरों में पानी घुस चुका है और लोगों को यूं ठेले पर पूरे परिवार के साथ वक्त काटना पड़ रहा है। सड़कें तालाब बन चुकी हैं और घरों में रहना मुमकिन नहीं। न खाना बना सकते हैं और न खाना कहीं से खरीद कर ला सकते हैं। कोई खोज खबर भी लेने वाला नहीं, तो जिंदगी बेबस है। जैसे तैसे वक्त गुजर रहा है कि बारिश का पानी कम हो तो थोड़ी राहत मिले। बाल बच्चे को लेके ठेले पे बैठा हूँ। बाल बच्चे भीग गए हैं, बीमार हो गए हैं, दवा पानी की तकलीफ हो गई है। बारिश बंद होने के नाम ही नहीं ले रहा है। जितना खाली नहीं होता उतना भर जा रहा है। पहाड़ से लेकर मैदानी इलाकों में इन दिनों बारिश आफत बनकर टूटी है। पहाड़ों पर बादल फटने से लोगों की मुसीबत बढ़ गई है, तो रेगिस्तान की धरती राजस्थान में भी आसमान से भारी बारिश हुई है। बारां में भारी बारिश के बीच ट्रैक्टर पानी में बह गया। तस्वीरें देखिए ट्रैक्टर के पानी में बहने की। वहीं यूपी के सहारनपुर में बारिश की वजह से लोगों के घरों में पानी भर गया, जिससे लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ी। जबकि दिल्ली एनसीआर में लंबे इंतजार के बाद जब बदरा बरसे तो लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत तो मिली, लेकिन गुरुग्राम में सड़कों पर पानी जमा हो जाने से लोगों को ट्रैफिक जैम से जूझना पड़ा। देश ही नहीं दुनिया भर में बारिश का सितम है। सैलाब से दुनिया के कई देश सहमे हुए हैं। रूस के कई इलाकों में बाढ़ से लोगों की मुसीबत बढ़ गई है। कई इलाके तो 25 जून से ही सैलाब का सितम झेल रहे हैं। साइबेरिया में बाढ़ से अब तक 20 लोगों की मौत हो गई है और 15 लोग लापता बताए जा रहे हैं। तबाही की बाढ़ ने रूस में कुछ इस तरह से दस्तक दी। पानी प्रलय बनकर टूट पड़ा, मकान बहने लगे, गाड़ियां तैरने लगी। बेकाबू बाढ़ ने रूस में ऐसी तबाही मचाई कि रूस अब तक उबर नहीं पाया है। साइबेरिया इलाके में ड्रोन से ली गई तस्वीरें बाढ़ से आई तबाही बयां कर रही हैं। चारों ओर पानी का पहरा है और इसमें फंसी हैं कई जिंदगियां। ज्यादातर लोग घर छोड़कर जा चुके हैं, लेकिन कई लोग अब भी यहाँ फंसे हुए हैं, तो हेलीकॉप्टर के जरिए उनका रेस्क्यू किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि अब तक 1100 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया गया है। दक्षिणी साइबेरिया के कुल 123 गांवों में सैलाब का सितम टूटा है।
रूस में इस भयंकर बाढ़ से 24,000 लोग प्रभावित हुए हैं। बताया जा रहा है कि रह रहकर हो रही बारिश अब भी मुसीबत बढ़ा रही है। चीन के उत्तर पूर्वी प्रांत में मौत का ऐसा बवंडर उठा कि 6 लोगों की जान चली गई और 190 से ज्यादा लोग घायल हैं। बताया जा रहा है कि गर्मी की वजह से लो प्रेशर एरिया बना और हवाएं बवंडर में तब्दील हो गई। चीन के कायुआन शहर में करीब 85 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बवंडर उठा और सब कुछ मटिया मेट करने लगा। हवाओं के जोर से सब कुछ तिनके की तरह उड़ने लगा। बताया जा रहा है कि मौत का यह बवंडर करीब 15 मिनट में शांत हो गया, लेकिन ये 15 मिनट पूरे शहर पर भारी पड़े। तूफानी हवाओं ने 3500 से ज्यादा घरों को नुकसान पहुंचाया, करीब 10,000 लोगों को प्रभावित किया। एक शहर में बवंडर ने कहर ढाया तो दक्षिण पश्चिम चीन का सिचुआन प्रांत भूकंप से थर्रा उठा। यिबिन शहर की गोक्शियान काउंटी में 5.6 तीव्रता के भूकंप ने लोगों को खौफ से भर दिया। जलजले की वजह से घरों के अंदर रखे भारी भरकम सामान तिनके की तरह हिलने लगे। हालांकि अच्छी बात यह रही कि भूकंप की वजह से किसी की जान नहीं गई। उधर इटली के स्ट्रोम्बली में ज्वालामुखी फूटा तो लोगों में दहशत फैल गई। बताया जा रहा है कि धधकते लावे ने एक पर्वतारोही की जान ले ली, जबकि 2 ने समंदर में कूदकर जान बचाई। बताया जा रहा है कि वैसे तो ये ज्वालामुखी साल 1932 से कई बार फटा है, लेकिन बीती रात हुआ धमाका किसी न्यूक्लियर बम की तरह था। धमाके की वजह से आसपास के इलाके थर्रा उठे। ज्वालामुखी से अब भी लगातार लावा और धुआं निकल रहा है, जिसकी वजह से लोगों का डर कम नहीं हो रहा। राहत और बचाव की टीम इलाके में पहुंच चुकी है। हेलीकॉप्टर से लगातार ज्वालामुखी की निगरानी की जा रही है। आग पर काबू पाने के लिए हेलीकॉप्टर से पानी का छिड़काव किया जा रहा है और लोगों को महफूज ठिकानों तक पहुंचाना शुरू कर दिया गया है। कांग्रेस विधायक नितेश राणे सरेआम दबंगई करते हुए कैमरे में कैद हुए। दरअसल वो अपने साथियों के साथ सड़क से जा रहे थे, इंस्पेक्शन कर रहे थे और उन्होंने देखा कि सड़क पर गड्ढा है। तुरंत इंजीनियर को बुलाया और उस पर कीचड़ फेंक दिया। इसके बाद उन पर केस दर्ज हुआ। उन्होंने सरेंडर कर दिया है और कल कोर्ट में उनकी पेशी है। बताया जा रहा है कि मुंबई गोवा हाईवे पर गड्ढा देखकर नितेश राणे को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने इंजीनियर को इस अंदाज में सबक सिखा दिया। नितेश राणे महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री नारायण राणे के बेटे हैं और कणकवली से खुद भी विधायक हैं। वो हाईवे का मुआयना करने अपने लाव लश्कर के साथ पहुंचे थे। इसी दौरान गड्ढा देखकर उन्होंने इंजीनियर को तलब कर लिया और फिर जब कहासुनी शुरू हुई तो विधायक जी और उनके समर्थकों ने इंजीनियर को कीचड़ से नहला दिया। लेकिन गुस्सा इतने भर से शांत नहीं हुआ। समर्थकों ने इंजीनियर को पुल से बांध दिया और फिर नितेश राणे ने जमकर खरी खोटी सुनाई। लेकिन सवाल ये कि क्या जनता की मुश्किलों के नाम पर किसी विधायक को ऐसी करतूत की इजाजत दी जा सकती है? एक और नेता का बेटा गलत कारणों से चर्चा में और दूसरा मामला है इंदौर का, जहां पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय के बेटे आकाश विजयवर्गीय का एक नगर निगम के अधिकारी को बल्ले से पीटने की तस्वीर सामने आई थी। इंदौर से बीजेपी के विधायक आकाश विजयवर्गीय की मुश्किलें अब लगता है इसके बाद बढ़ रही हैं। पार्टी के अनुशासन समिति ने आकाश को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। बता दें कि आकाश विजयवर्गीय ने बीते महीने नगर निगम के कर्मचारी को सरेआम बल्ले से पीटा था, जिसके बाद आकाश की गिरफ्तारी भी हुई थी। आकाश की इस शर्मनाक हरकत से सियासी गलियारों में हलचल मच गई थी। खुद पीएम मोदी ने भी इस घटना पर नाराजगी जताई थी, जिसके बाद से ही इस बात की आशंका जताई जा रही थी कि आकाश विजयवर्गीय को बीजेपी नोटिस भेज सकती है और हुआ भी ऐसा ही।
देश में भगवान जगन्नाथ के रथ यात्रा की धूम है। भगवान जगन्नाथ बलराम और सुभद्रा के साथ अपनी मौसी के घर चल दिए हैं। तो जगन्नाथ यात्रा को लेकर सियासी भक्ति भी जोरों पर है। अमित शाह ने अहमदाबाद में भगवान की मंगला आरती की, तो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी भी भगवान जगन्नाथ का रथ खींचते हुए दिखी। तस्वीरें देश के दो अलग अलग राज्यों से आई है। अमित शाह भगवान जगन्नाथ की आरती कर रहे हैं, तो ममता बनर्जी भगवान का रथ खींच रही है। कल तक तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप झेलती ममता बनर्जी भगवान के दर पर पहुंची। जय श्री राम के नारों से खफा हो जाने वाली दीदी ने कोलकाता में पूरे विधि विधान के साथ इस्कॉन टेम्पल में भगवान जगन्नाथ की पूजा अर्चना की। मंदिर से बाहर निकलकर ममता भगवान जगन्नाथ के पंडाल पहुंची, उन्हें धूप दिखाया और भोग अर्पित किया। আমি আজকে রথযাত্রার এই পূর্ণ পবিত্র দিনে আপনাদের সকলকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। জয় জগন্নাথ, জগতের পিতা, জগৎ পিতা আপনাদের সকলকে ভালো রাখুন। भगवान जगन्नाथ की पूजा अर्चना में टीएमसी सांसद नुसरत जहां भी शामिल हुई। वो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और अपने पति निखिल जैन के साथ इस पूजा अर्चना में शामिल हुई। हालांकि नुसरत का ये अंदाज, उनका साज श्रृंगार और उनके कपड़े कई लोगों को पसंद नहीं आए, लेकिन नुसरत ने यहां पर भी उन्हें टक्का सा जवाब दिया। मांग में दमकता सिंदूर, माथे पर बिंदिया, हाथों में मेहंदी, चूड़ा और गले में मंगलसूत्र। किसी को इस पर आपत्ति हो तो हो, लेकिन नुसरत जहां अपना धर्म जानती हैं, इसीलिए न उन्हें इस श्रृंगार से परहेज है और न ही भगवान की पूजा अर्चना से। कोलकाता के इस्कॉन टेम्पल में बतौर मुख्य अतिथि नुसरत जहां ने एक बार फिर इसी अंदाज में एंट्री की। साथ में पति निखिल जैन भी मौजूद रहे और नुसरत ने हर रस्म पूरी शिद्दत से निभाई। नारियल भी फोड़ा और आरती भी की। नुसरत के इस लिबास पर कुछ मौलवियों ने पहले ही फतवा जारी किया था, लेकिन नुसरत का ये अंदाज उन मौलवियों को जवाब है जो परिधान में मजहब ढूंढने की कोशिश करते हैं। बंगाल में भले ही हिंदू मुसलमान को लेकर खूब राजनीति होती रही है, लेकिन राजनीति में आने के बाद नुसरत जहां जैसे न्यू इंडिया के नेताओं ने बदलाव की बयार बहाई है। लेकिन सवाल यह उठता है कि धार्मिक ध्रुवीकरण पर चल रही बंगाल की राजनीति में नए खून और नई परंपराओं की हवा कितने दिन तक टिक पाएगी। पश्चिम बंगाल की सियासत में जय श्री राम का नारा सिर्फ बीजेपी और टीएमसी के बीच ही टकराव की वजह नहीं बन रहा, बल्कि इसका असर अब सिस्टम पर भी होने लगा है। कुछ लोग यहां जय श्री राम का नारा लगा रहे थे, तभी वहां मौजूद पुलिस वालों ने धक्का मुक्की की। एक तरफ लोग जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं, तो वहीं वहां मौजूद पुलिसकर्मी नारा लगा रहे लोगों को धक्का देकर हटाने की कोशिश कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस दौरान पुलिस और लोगों के बीच झड़प भी हुई। और अब बात एक ऐसे सपने की जिसको मोदी सरकार ने दिखाया है, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की। आम बजट से पहले मोदी सरकार ने साल 2018-19 के आर्थिक सर्वे को संसद में पेश कर दिया है। साल 2025 तक $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की जो सपना मोदी सरकार ने दिखाया है, आर्थिक सर्वे में उसका रोडमैप पेश किया गया। इसके लिए भारत को आर्थिक विकास दर सालाना 8% रखने की जरूरत है, लेकिन 2019-20 में यह आर्थिक विकास दर यानी जीडीपी 7% होगी। सरकार को उम्मीद है कि 2019 में सरकारी खजाने का घाटा 5.8% रहेगा। डायरेक्ट टैक्स वसूली 13.4% बढ़ी है, जो उत्साहित करती है, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में 16% की कमी आई है। माना जा रहा है कि जीएसटी की वजह से टैक्स में कमी हुई है। सरकार को उम्मीद है कि 2019-20 में तेल की कीमतों में गिरावट आएगी। ये आपके लिए अच्छी खबर है, लेकिन 2050 तक भारत में पानी की किल्लत बढ़ेगी। इसीलिए सरकार ने नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य
लक्ष्य रखा है। साथ ही साथ $5 ट्रिलियन वाली इकोनॉमी का लक्ष्य पाने के लिए न्यायपालिका के निचले स्तर में भी सुधार की जरूरत महसूस की गई है। सर्वे में मोदी सरकार को रिटायरमेंट एज बढ़ाने का भी सुझाव दिया गया है। अगर मोदी सरकार ने मुख्य आर्थिक सलाहकार केवी सुब्रमण्यम और उनकी टीम की सलाह मानी तो देश में रिटायरमेंट की उम्र बढ़कर 70 साल हो जाएगी। सरकार की तरफ से चलाई गई 1 साल तक की योजनाओं का लेखा जोखा होता है आर्थिक सर्वे, और आर्थिक सर्वे ही तय करता है कि आने वाले समय में 1 साल में सरकार की नीतियों का क्या आने वाले समय में प्रभाव पड़ेगा और जीडीपी ग्रोथ कितनी होगी, ये अनुमान भी लगाया जाता है। जाहिर तौर पर बजट में क्या क्या प्रावधान होंगे ये देखना होगा और उससे देश में कितना बदलाव होगा ये देखने वाली बात होगी। और अब बात कांग्रेस के सबसे बड़े संकट की। राहुल के इस्तीफे को मंजूर करने के लिए कांग्रेस कार्य समिति की बैठक 10 जुलाई को हो सकती है। कांग्रेस सूत्रों के अनुसार पार्टी को चलाने के लिए एक अंतरिम अध्यक्ष बनाया जा सकता है। राहुल की बहन प्रियंका गांधी ने कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों को ताना मारते हुए आज कहा कि राहुल की तरह इस्तीफा देने के लिए साहस चाहिए। इस बीच राहुल गांधी आरएसएस और बीजेपी पर दिए अपने बयानों के चलते शुरू हुए कोर्ट के केस में उलझे रहे। वो मुंबई के शिवड़ी कोर्ट में पेश हुए, जहां उन्हें अग्रिम जमानत मिल गई। मल्लिकार्जुन खड़गे और मिलिंद देवड़ा के साथ जब राहुल गांधी शिवड़ी कोर्ट पहुंचे तो वहां उनका समर्थन करने के लिए कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का हुजूम इकट्ठा था। सुरक्षा के लिहाज से इन कार्यकर्ताओं को कोर्ट के अंदर नहीं आने दिया गया। राहुल के साथ सिर्फ खड़गे और देवड़ा ही कोर्ट के अंदर गए। आरोप है कि राहुल गांधी ने पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या के लिए आरएसएस और उसकी विचारधारा को जिम्मेदार ठहराया था। कोर्ट में सुनवाई के दौरान राहुल ने खुद को बेगुनाह बताया। फिलहाल उन्हें 15,000 के निजी मुचलके पर जमानत दे दी गई है। राहुल की ओर से पूर्व सांसद एकनाथ गायकवाड़ ने बेल बॉन्ड भरा था। हालांकि अभी राहुल को पटना हाईकोर्ट में 6 जुलाई को पेश होना है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने उनके खिलाफ मानहानि का केस किया है। इसके बाद 9 जुलाई को उन्हें अहमदाबाद की एक अदालत में पेश होना है। 12 जुलाई को गुजरात की एक और कोर्ट में उनके खिलाफ मानहानि केस की सुनवाई होगी, तो वहीं 24 जुलाई को राहुल की पेशी सूरत के एक कोर्ट में होगी। लोकसभा चुनाव के बाद विपक्ष में मानो कुर्सी छोड़ो अभियान शुरू हो चुका है। सबसे पहले राहुल गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया। अब तेजस्वी यादव ने उन्हीं से सीख ली है और उन्होंने नेता प्रतिपक्ष पद से इस्तीफे की पेशकश कर डाली। हालांकि सभी जानते हैं कि आरजेडी में कोई तेजस्वी का इस्तीफा मंजूर करने को तैयार नहीं होगा, और हुआ भी वही। आरजेडी विधायक दल ने तेजस्वी के इस्तीफे को एकमत से नामंजूर कर दिया। दिन भर तेजस्वी के इस्तीफे पर मंथन चला। आरजेडी विधायक दल की आपात बैठक तक बुला ली गई, लेकिन सारी कोशिश दिखाने से ज्यादा कुछ और नजर नहीं आई। यहाँ तक कि लंबे वक्त के बाद विधानसभा पहुंचे तेजस्वी भी अपने इस्तीफे पर मौन साध गए। राहुल गांधी के इस्तीफे के बाद अब बिहार की सियासत में एक नई चर्चा तेजस्वी यादव के इस्तीफे को लेकर शुरू तो ज़रूर हुई है, मगर इस चर्चा पर विराम लगाने में राजद के विधायक ही लगे हैं, क्योंकि लंबे इंतज़ार के बाद तेजस्वी विधानसभा में नज़र भी आए और इस्तीफे की बात को कैमरे के पीछे नकार भी दिया। मध्य प्रदेश के उज्जैन में शांति पैलेस होटल का अंतिम अवैध हिस्सा भी आज विस्फोट करके उड़ा दिया गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे विस्फोट से पल भर में करोड़ों रुपए की लग्जरी होटल मलबे में तब्दील हो गई। कल भी नगर निगम की टीम ने शांति पैलेस के 2 हिस्सों को गिरा दिया था। होटल के इस बचे भाग को उड़ाने के लिए 27 किलो विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया। कोर्ट ने होटल के निर्माण को अवैध करार दिया था, जिसके बाद नगर निगम ने इसे गिराने की कार्रवाई की। पार्क में जाकर घूमना फिरना तो अच्छी बात है, लेकिन ऐसे लोगों का क्या करें जो पार्क में जाकर फूल चुराने जैसा काम करते हैं। चीन में ऐसी ही कुछ लोगों की वजह से एक मशहूर पार्क को बंद करना पड़ा। चीन के सिचुआन प्रांत में मौजूद ये खूबसूरत पार्क साल भर के लिए बंद कर दिया गया है, और इसकी वजह है यहाँ घूमने आने वाले पर्यटक। कमल के फूलों के लिए मशहूर इस पार्क से रोजाना 200 से 300 पर्यटक कमल के फूल चुराकर ले जाने लगे। तस्वीरें वायरल हुई तो स्थानीय अधिकारियों ने एक्शन लिया और पार्क को बंद ही कर दिया।
करीब 62 एकड़ में फैले इस पार्क में मई से फूल खिलने शुरू होते हैं और कई जगहों पर फूल न तोड़ने का नोटिस भी लगा हुआ है। साथ ही फूलों के लिए कई गार्ड भी तैनात किए जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद पर्यटकों ने फूल चुरा लिए। पार्क के अधिकारियों के मुताबिक मार्च में निर्माण कार्य की वजह से इस गार्डन को बंद किया गया था, जिसे दोबारा खोला जाना था। लेकिन जिस तरह से सैलानी यहां कमल के फूल तोड़ रहे थे, उसके बाद पार्क मैनेजमेंट के लोगों ने इसका गेट खोलने की जहमत नहीं की। यहां तक कि लोग पार्क के किनारे बनी जालियों को तोड़कर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल हुई तो लोगों ने इसकी जमकर आलोचना की। और अब एक अच्छी खबर, अंडर वाटर गेम्स, अंडर वाटर एडवेंचर्स तो आपने काफी एक्सप्लोर किए होंगे, लेकिन पानी के अंदर बने होटल में रहने का मौका मिले और वहां से मूंगे की चट्टानें भी देखने को मिले तो डबल धमाल हो जाएगा। ऐसा ही कुछ होने वाला है क्वींसलैंड में। टीवी स्क्रीन पर इस वक्त जो तस्वीरें हैं वो आज जरूर एक सपना है, लेकिन जल्द ही ये हकीकत में तब्दील हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के मशहूर ग्रेट बैरियर रीफ में ये अंडर वाटर होटल बनाने की प्लानिंग है, जहां से पर्यटक 360 डिग्री के व्यू पर मूंगे की चट्टानों को देख सकेंगे। अमूमन इन चट्टानों को देखने के लिए लोगों को स्कूबा डाइविंग करनी पड़ती है, लेकिन अब ये चट्टानें आप होटल से देख सकेंगे। वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल ग्रेट बैरियर रीफ में बनने वाले इस होटल में 3 लेवल होंगे और एक बार में यहाँ 24 लोग ठहर सकेंगे। होटल में सोलर पैनल से ऊर्जा ली जाएगी और यहाँ के सारे सामान रिसाइकल किए जा सकेंगे। यहाँ रहने के लिए 2 दिन और 1 रात का खर्च करीब 27,000 रुपए होगा।